नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं समय रैना से रिलेटेड नहीं हूं। लेकिन समय रैना से रिलेटेड और रणवीर अलाहाबादिया से रिलेटेड बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, तो मैं कुछ उसके बारे में लीगल एस्पेक्ट्स डिस्कस करना चाहता हूं। हो सकता है आपने न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में या इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर ऑब्ससीनिटी से रिलेटेड जो कानून है उनकी एप्लीकेशन किस तरीके से होगी। देखिए, अगर हम डिस्कशन करने पे आए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर तो बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा, है ना, 1 घंटे का भी जा सकता है। बट आज मेरा वो एजेंडा नहीं है। इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एट इट्स एवोल्यूशन, आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। अगर आप चाहते हो कि वो बनाऊं मैं, प्लीज कमेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच लिख दीजिए। लेकिन आज का जो मेरा फोकस होगा वो ऑब्ससीनिटी से रिलेटेड कानून के ऊपर होगा कि आपके देश के अंदर कानून के कौन से प्रोविजंस हैं, कौन से प्रावधान हैं विच आर रिलेटेड टू ऑब्ससेनिटी। इस कंट्रोवर्सी के बाद जो इस शो के मेंबर्स हैं उनके ऊपर कौन सी धाराएं या कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं अलग अलग कानून के, एक बार उसको भी विजिट कर लेंगे। एंड ऑल्सो वील सी अबाउट टू टेस्ट टू चेक ऑब्सीन कंटेंट। ऑब्सीन कंटेंट चेक करने के लिए दो टेस्ट क्या होते हैं, हिकलिन टेस्ट क्या होता है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट क्या होता है, इसको हम देखेंगे और वो कौन कौन सी जजमेंट में इमर्ज हुआ था ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब तक आपके साथ सामने वीडियो आ जाएगा तो ऐसा हो सकता है और भी डेवलपमेंट्स हो चुकी हो इस केस में, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस रिकॉर्डिंग के समय आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जिस शो की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड अलग अलग स्टेट्स के अंदर एफआईआर हो चुकी है। असम में प्राइमरीली और महाराष्ट्र में तो डेफिनेटली हो चुकी है, और उसको लेके जो है समन्स का नोटिस दिया जा रहा है बिकॉज जो कंप्लेंट की गई है उसमें बहुत सारे इंडियन लॉज को वायलेट करने का आरोप लगाया गया है इस शो के मेंबर्स के ऊपर। तो ये महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी ब्रॉडकास्टिंग ऑब्सीन कंटेंट के लिए इन्हें बुक किया था। और यहां से फिर बात आती है ऑब्सेनिटी की, है ना। इफ यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आप संविधान को जानते हो तो आप ये जरूर जानते हो कि उसमें फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है। और अगर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर ए को आप जानते हो तो आपको पता है कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट। लेकिन आपको साथ में यह भी पता होगा कि कोई भी अधिकार यदि किसी को दिया जाता है तो वो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता है। इट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग राइट्स इफ यू आर गिविंग एब्सोल्यूट राइट्स। सेम वे फ्रीडम का अधिकार जब आप किसी को देते हो तो वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19 के ही क्लॉज नंबर 2 में मेंशन्ड है। इस 19 के क्लॉज नंबर 2 में 2 बार चेंज हुआ है। एक बार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, दूसरी बार आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में ये वाला कब ऐड किया गया था। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज दिस सॉवरेंटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पार्ट एडेड। एनीवेज, हमारा आज का फोकस इन सब में नहीं है, हमारा फोकस है इस पे। अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिसेंसी और मोरालिटी को वायलेट करती है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट वो अब आपका अधिकार नहीं रहेगा अगर डिसेंसी मोरालिटी को वायलेट किया जाए। नाउ द प्रॉब्लम विद दीज वर्ड्स इज दैट देयर इज नो डेफिनेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में तो हमें नहीं पता है कि डिसेंसी होती क्या है, मोरालिटी होती क्या है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके अंदर कोशिश की गई है इसको लीगलिज्म में या लीगल भाषा में लिखने की। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से कानून के अंदर कंप्लेंट में मेंशन किया गया है। ये ऑब्ससीनिटी वाले भी हो सकते हैं, नॉन उसके अलावा वाले भी हो सकते हैं। तो अभी मैं ऑब्ससीनिटी वाला स्पेसिफाई करूंगा, लेकिन अगर आप भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 296 देखोगे तो ये ऑब्ससीनिटी से डील करता है और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑब्सीन एक्ट करता है पब्लिक प्लेस में, या सिंग रिसाइट अटर ऑब्सीन सॉन्ग वर्ड्स करता है पब्लिक प्लेस में, तो उसे 1000 रुपीज का जुर्माना या 3 महीने की सजा हो सकती है। ठीक है, दिस इज भारतीय न्याय संहिता। सेम प्रोविजन वाज देयर इन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में भी सेम प्रोविजन है। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से जो क्रिमिनल केसेस होंगे वो किसमें होंगे, बीएनएस के अंदर आएंगे, इसलिए यहां पे ये वाला कानून लगेगा। फिर सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस टॉक्स अबाउट ऑब्ससीनिटी, कि ऑब्ससीनिटी है क्या। ये ना डिफाइन करने की कोशिश करता है कि किस चीज को हम ऑब्सीन मानेंगे। ये कौन सा सेक्शन है, 294। सेक्शन 294 कहता है कि कोई भी पेंटिंग,
कोई बुक, कोई पैम्फलेट, कोई पेपर, कोई राइटिंग, कोई ड्राइंग, तब ऑब्सीन होगा इफ इट इज लेसीवियस। अब इस लेसीवियस शब्द का क्या मतलब होता है? लेसीवियस शब्द का मतलब होता है दैट इग्नाइट्स और दैट implores someone with the sexual feeling। कहां गया भाई? लेसीवियस का मतलब यह होता है फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, यही चीज वहां पे लिखी हुई है। फिर उसके बाद ऑब्ससीनिटी की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? ऑब्ससीनिटी की परिभाषा में यह लिखा हुआ है दैट अपील्स टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट। तो ये दो शब्द अंग्रेजी के भी जान लीजिए। लेसीवियस का मतलब है कि जो सेक्सुअल इंटरेस्ट को इग्नाइट करने की कोशिश करता है, और प्रूविएंट का मतलब भी लगभग यही होता है, हैविंग और शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन थिंग्स कनेक्टेड विद सेक्स। अगर ये चीज आप जस्टिफाई कर पाते हो तब वो एक्ट ऑब्सीन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 294। ऑल्सो इसमें यह भी लिखा है दैट द इफेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द आइटम्स दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड, सॉन्ग, बुक, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, इफ इट टेंड्स टू डिप्रेव एंड करप्ट द पर्संस। डिप्रेव एंड करप्ट का मतलब कि मॉरली उनको डिग्रेड कर देगा। वंस अगेन इट देन गिव्स यू द पिक्चर कि कैसे डिसाइड करे कि कौन सा कंटेंट मॉरली डिग्रेड कर देगा व्यक्ति को या नहीं करेगा। अब इसका मतलब यह है कि आप चाहे जितना मर्जी एक्सटेंसिवली डिफाइन कर दो, यहां हमेशा ग्रे एरियाज एग्जिस्ट करेंगे, और उन ग्रे एरियाज को कोर्ट जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, सुलझाने की कोशिश करेगा। दो जजमेंट्स हम अभी देखेंगे, बट बिफोर दैट आप देखो कि ऑब्ससीनिटी की परिभाषा दी हुई है। इट्स गिवन इन सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस। इसके अलावा इन महाशयों पे और भी कई आरोप लगाए गए हैं, जैसे बीएनएस का सेक्शन 79 विच इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन कि क्या सही है क्या गलत है, मैं तो आपको बस जानकारी दे रहा हूं, है ना। और मैंने पहले ही बता दिया था मेरा कोई रिलेशन नहीं है। 3 years एंड फाइन के साथ इसमें लग सकता है आपके ऊपर, अगर आप किसी भी साउंड, जेस्चर, वर्ड ऐसा एग्जिबिट करते हो जिससे वुमन की मॉडेस्टी आउटरेज होती है। इसके अलावा इनके ऊपर यह धारा भी लग गई है ना, साउंड्स हार्श बट है ना, प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस, बर्थ, हेट्रेड और एनिमिटी। ये होता था 295, 295 होता था आईपीसी का, यही वो धारा अब सेक्शन 196 है। इसके अलावा क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसा कर रहे थे, इनके ऊपर आईटी एक्ट भी अप्लाई हो रहा है। आईटी एक्ट का सेक्शन 67, आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67। तो हमने क्या क्या देखा? सेक्शन 294, सेक्शन 296, सेक्शन 79, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रट लो इसको, बट आपको एक आइडिया तो लग गया है कि कहां पे चीजें हैं। 294 में तो परिभाषा दी गई है, 296 में ऑफेंस के बारे में बताया गया है ना, और सेक्शन 67 ये बताता है कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे आप कुछ ऐसा करते हो तो 5 साल की आपको सजा हो सकती है रिपीट ऑफेंस के लिए। मतलब दिस जनरली ये वाला जो सेक्शन लगता है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट के सर्कुलेशन के ऊपर लगता है। बट अगर आप देखोगे ओवरऑल जितनी भी बातें यहां पे कही गई हैं और जो यहां पे आपके वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस है, दे डू नॉट गिव यू अ डेफिनेटिव मीनिंग। क्योंकि क्या चीज मॉरली डिप्रेव करती है, करप्ट करती है, ये सब्जेक्टिव है, इस पे कंसेंसस बनाना मुश्किल है। हाँ, ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी अ लाइन ड्रॉन। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाइन ड्रॉ करने की 2 दफा कोशिश की। अब पहले सुप्रीम कोर्ट इंस्पायर होता था हिकलिन टेस्ट से। हिकलिन टेस्ट ब्रिटेन या ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस का एक हिस्सा है। 1868 में रेजिना वर्सेस हिकलिन केस के अंदर ब्रिटेन के अंदर ऑब्ससीनिटी को क्लासिफाई करने का तरीका निकाला गया। क्या निकाला गया तरीका? वर्क मस्ट बी रिगार्डेड एज ऑब्सीन इफ इट टेंडेड टू डिप्रेव, मतलब मॉरली करप्ट करने के लिए या मॉरलिटी खत्म करने के लिए, करप्ट करने के लिए, those whose minds are open to such immoral influence regardless of artistic or literary merit। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप पूरी सोसाइटी को देखो और सोसाइटी में
जो भी आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, इस कंटेंट को देख। अब हर सोसाइटी में एक तबका है बच्चों का, चिल्ड्रन का, टीनेजर्स का, एडोलेसेंट्स का, जो ऐसी उम्र में होते हैं जिसमें उनके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनके मॉरली करप्ट होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू समवन हु हैज स्ट्रेंथन्ड, मतलब उसके माइंड में, कोई 30-35 साल का व्यक्ति होगा, उसके माइंड में जो मॉरल सेटिंग्स है वो फिक्स हो चुकी। लेकिन कोई टीनेजर है, बच्चा है, जो मोल्ड हो रहा है इनटू एन एडल्ट, उसकी मॉरल जो इंक्लिनेशंस है वो बहुत रैपिडली चेंज होती है ना, और बहुत ही क्विकली इन्फ्लुएंस भी होती है। इसीलिए ऑब्सिनिटी का थ्रेशोल्ड किसके पर्सपेक्टिव से देखा जाना था? यंग या इंप्रेशनेबल माइंड के पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब है कि यह स्ट्रिक्ट कानून बना रहा है, क्योंकि बच्चों को तो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस गलत हो सकता है। इट्स लाइक अ स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ ऑब्सिनिटी, क्योंकि बच्चों के पर्सपेक्टिव से या यंग माइंड्स या इंप्रेशनेबल माइंड्स के पर्सपेक्टिव से कोई भी ऐसी आइटम जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बच्चों पे इंप्रेशन जमाएगी। भारत में जब लेडी चैटरलीज लवर नाम की किताब, जिसमें इरोटिक कंटेंट एक तरीके से कहा जा सकता होता था, तो उस केस को, उसको बैन लगाने के केस में रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर यह फैसला लिया गया कि हम हिकलिन टेस्ट अप्लाई करेंगे टू सी वेदर अ बुक और अ कंटेंट इज ऑब्सीन और नॉट। लेकिन फिर क्या होता है, बहुत सारे देशों में हिकलिन टेस्ट को छोड़ दिया जाता है कि अब इस टेस्ट के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज जैसे जैसे चेंज हो रहा है, मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स भी बदल सकते हैं। अगेन आई एम नॉट मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट ऑन एनीथिंग, बट मैं बता रहा हूं कि समाज के साथ साथ जो चीज 50 साल पहले इमोरल हो सकती थी वो शायद अब मॉरली करेक्ट हो सकता है। भारत के समाज में से फॉर एग्जांपल विडो रीमैरिज इमोरल हो सकती थी एक समय पे, पर आज के टाइम पे तो नहीं है। वैसे ही हर कंट्री ऐसे फेजेस से गुजरता है। यूके के अंदर ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट जब पास किया गया तो उसमें ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन को लीनियंट बना दिया गया। लीनियंट कैसे? कि वर्क मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ होल बिफोर कंसिडरिंग इट्स इफेक्ट ऑन लाइकली ऑडियंसेस। मान लीजिए कि कोई मूवी है, उसमें कोई सेक्सुअल ऐसा सीन है जो सेक्सुअल कंडक्ट दिखा रहा है ना, अब उसको आप ऑब्सीन नहीं कहोगे अंडर दिस टेस्ट। व्हाई? बिकॉज इट सेज कि अगर वो मूवी के लिए रेलेवेंट है, उसकी स्टोरी के लिए रेलेवेंट है, पूरे आर्टवर्क के लिए रेलेवेंट है, तब दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑब्सेनिटी। 1957 में, इससे भी पहले, यूएस हैड आल्सो रिजेक्टेड, डिस्कार्डेड हिकलिन टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं उसको अडॉप्ट करो, है ना। मेरे को ये मत बोलना कि यार ये तो यूके यूएस में अलग चलता है, वहां पे मोरालिटी अलग है। मैं बता रहा हूं कि उनकी प्रोग्रेस इस तरीके से हो रही है कि वो कह रहे हैं द टेस्ट ऑफ ऑब्सिनिटी वाज वेदर टू द एवरेज पर्सन, नॉट चाइल्ड, एवरेज पर्सन हु अप्लाइज कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, द डोमिनेंट थीम ऑफ द मटीरियल टेकन एज अ होल अपील्स टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट। मतलब अगर वो, मान लीजिए एक मूवी है जिसमें ऐसा कंटेंट है जिसमें सेक्सुअल कंडक्ट दिखाया गया है 2 या 3 बार, ठीक है, वर्सेस अ मूवी जिसका फोकस ही, जिसका पर्पस ही सिर्फ ये कंडक्ट दिखाना है, दोनों में डिफरेंशिएट करेगा वो। ऑब्सिनिटी के मामले में ये पूरे आर्ट वर्क को देखेगा, और किस बेसिस पे देखेगा? कम्युनिटी में क्या प्रेजेंट मोरालिटी चल रही है, प्रेजेंट मोरालिटी चल रही है। बिकॉज कोर्ट के लिए भी यार मुश्किल है कि ये स्टैंडर्ड सेट कर देना कि ये मॉरली सही है या गलत। अगर कोर्ट ये करने लग जाए तब भी जनता को इससे प्रॉब्लम होगी। इसी चक्कर में हमारे देश ने भी, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर मॉडल को अडॉप्ट किया। 2014 में अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस के अंदर उन्होंने हिकलिन टेस्ट को बाय बाय कर दिया कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट का कोई भी हिस्सा अगर इंप्रेशनेबल माइंड पे गलत, मॉरली इनकरेक्ट बिहेवियर इंड्यूस कर रहा है तो फिर हम उसे ऑब्सीन कह देंगे। नहीं, उन्होंने एस्टैब्लिश किया कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट, वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रीवियस स्लाइड वी डिस्कस्ड, रॉथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में जो एस्टैब्लिश हुआ था कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, उसी के जैसा हमारे यहां भी। तो उसने क्या कहा कि बोरिस बेकर नाम के एक टेनिस खिलाड़ी थे, उनका और उनकी गर्लफ्रेंड का एक ऐसा फोटोशूट था जिसमें वो नग्न अवस्था में थे, ठीक है, और दे वर नॉट क्लोथेड। तो उसके अगेंस्ट, मैगजीन के अगेंस्ट चैलेंज कर दिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये ऑब्सेनिटी है, ऐसा रिलीज नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि हम इस पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट लगाएंगे। और
उन्होंने ऑब्सिनिटी प्रोसीडिंग्स जो है बंद कर दी। ठीक है, वाई? Because if we apply the Hicklin test, we will just see the work being judged for obscenity on isolated passage of the work and it will be considered out of context. ठीक है, और दूसरा हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा, और ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इसको ध्यान में नहीं रख रहा है ऑब्ससेनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, I'm not saying I agree with this or not. I'm saying this is the established standard as per the code. And very recently, March 2024 में YouTube पे आने वाली एक और वेब सीरीज के खिलाफ जो है वो चैलेंज किया गया था, और ये कहा गया था कि इसमें भी इस तरीके का कंटेंट है, इसलिए सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट 292 वही वाला है जो 296 इस टाइम पे है, 294 सॉरी इस टाइम पे है, वही 292 आईपीसी का वही वाला है ऑब्ससेनिटी वाला, और 296 जो लगा हुआ है दैट इज 292 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो बीएनएस का 296 इज आईपीसी का 292, तो वही धारा लग रही थी इनके ऊपर भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई ऐसा हम कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म्स, गालियां निकाल रहे हैं या सेक्सुअल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर नॉट लिटरली एक्चुअली डूइंग इट, their usage does not arouse sexual feelings or lust, क्योंकि इसके लिए lascivious content होना जरूरी है। और फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो ये होगा कि ये वर्ड जो है रिफ्लेक्टिव है एंगर, रेज, इमोशन, है ना, फ्रस्ट्रेशन, तो जो गाली गलौज की प्रॉब्लम है उसको यहां पे इन्होंने बोला कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ लेसीवियस कंटेंट। मैंने लेसीवियस पहले ही बता दिया क्या होता है, ये कोर्ट ने कहा है तो ये प्रेसिडेंट की तरह यूज हो सकता है। बाकी इस मामले में आगे क्या होगा वो तो जान के ही पता चलेगा, लेकिन हमें ये आइडिया तो लग गया कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट हैं जो ऑब्ससीनिटी को डिस्कस जरूर करते हैं। और अगर आप इसी तरीके से डिटेल में चीजों को समझना चाहते हैं, ठीक है, डिटेल में चीजों को जानना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से हो या सोशल इश्यूज जो हम प्रिपेयर करते हैं 2025 प्रीलिम्स के लिए, मैं वो करवाने वाला हूं दोनों सब्जेक्ट। 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 25 फरवरी से इट विल स्टार्ट। ठीक है, 25 फेब से स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटी, पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए 3 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म। दैट विल इंक्लूड स्टैटिक, दैट विल इंक्लूड करंट अफेयर्स। तो करंट डिराइव्ड स्टैटिक के ऊपर मैं मेनली काम करूंगा उसके अंदर। ठीक है, जितने भी साल भर के करंट अफेयर्स है उससे डिराइव्ड स्टैटिक जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट पूरा ही आपका स्टैटिक कवर कर देता है। वील बी डिस्कसिंग दैट एंड वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। सोशल इश्यूज में ना स्कीम्स बहुत बारी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कौन सी स्कीम्स करें कौन सी नहीं करें, तो बहुत ही टारगेटेड तरीके से इंडिया ईयरबुक में से, बजट में से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से जो स्कीम्स सोशल सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वही स्कीम्स आती हैं, पूछी जाती हैं। लास्ट टाइम मैंने इसी कोर्स के अंदर जो 2 स्कीम्स करवाई थी, सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, और श्रम योगी मानधन, उसी में से क्वेश्चन भी आए थे। दोनों क्वेश्चन चेक कर लेना आप प्री के पेपर में। तो यही चीजें हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल मिलते हैं आपसे जल्द, धन्यवाद।